नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा में आप सबका स्वागत है। मैं नेचुरोपैथ डॉक्टर राजेश पटेल बोलता हूँ। मैं योगा मास्टर हूँ, योगाचार्य हूँ। फूड एंड न्यूट्रिशन का भी मैंने अभ्यास किया है और बेसिकली तो मैं सिविल इंजीनियर हूँ। इंजीनियर के हिसाब से मैं शरीर को एक मशीन मानता हूँ और शरीर को ठीक रखने के लिए इंजीनियर के तौर तरीके के हिसाब से मैं सोचता हूँ। तो शरीर को आहार कैसा चाहिए, कब चाहिए, कैसे देना है, उसके ऊपर मैं बातें करता हूँ, जिसको मैं योगाहार कहता हूँ। योग शास्त्रों ने जो आहार की बातें समझाई है, उसके ऊपर ही मैं चर्चा करता हूँ, जिसको दूसरी भाषा में मैं प्राकृतिक आहार पद्धति यानी कि नेचुरल डाइट सिस्टम भी कहता हूँ। तो ये आहार का इंजीनियरिंग हमको काफी कुछ सिखा जाता है, छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग लोगों को। हाँ, जुआन है या पुख्त है या बीमार है या स्त्री है या पुरुष है या बेटी है या वृद्ध है, सबके लिए आहार के कानून जो है कुदरत के वो लागू होते हैं। तो हमारी योगाहार की जो बातें हैं वो सिर्फ बीमार लोगों के ही लिए नहीं है, जो ठीक है उसके लिए भी इतनी ही काम की है। जिन लोगों को पूरा योगाहार का यानी कि नेचुरल डाइट सिस्टम को पूरा समझना है, वो लोग हमारी यूट्यूब चैनल पे जाए। वहाँ प्ले लिस्ट है पूरा योगाहार का पूरा कोर्स करके, तो उसके सारे वीडियो एक एक करके देख ले। आपको लिंक चाहिए तो मेरा नंबर यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा है, इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप में सेव करके मुझे हेलो हाई कीजिए। आपको तुरंत एक रिटर्न मैसेज आएगा जिसमें ये सारी लिंकें आपको मिल जाएगी। एक भाई गांधीनगर के बलदेव भाई प्रजापति है, वो जो अभी यूएस में रहते हैं। उन्होंने एक मुझे प्रश्न पूछा था कि कोरोना के बाद मुंह की लार जो है वो फायदे करेगी या नहीं करेगी। उन्होंने एक बात भी लिखी थी कि वो उन्होंने लिखा है, यहाँ गुजराती में उसका मैसेज है, मैं पढ़ लेता हूँ। तो मुंह की जो बासी लार होती है उसके ऊपर उन्होंने लिखा है कि कोरोना પછી કોરોનાની દવાઓની આડઅસર રૂપે થતી મ્યુકોરમાઇક્રોસિસની બીમારી નાકમાં ફંગસ થવાથી થતી હોય તો મોઢાની વાસી લાર એન્ટીબેક્ટેરિયલ કે એન્ટીવાયરલ હોવાથી જેમ મોઢાની વાસી લાર આંખોમાં આંજવાથી આંખોના નંબર ઘટવાની સાથે સાથે આંખોની કોઈ પણ બીમારી મટે છે, તેમ નાકની ફંગસની સાથે સાથે નાકની કોઈ પણ તકલીફ પણ મટી શકે અને મ્યુકોરમાઇક્રોસિસની ભયંકર બીમારીમાંથી બહાર આવી શકાય તેવું મારું માનવું છે। આપ આ બાબતે આપનો અભિપ્રાય આપશો જેથી લોકોને લાભદાયી થઈ શકે। હું મોઢાની વાસી લાર આંખોમાં ઘણા સમયથી આંજું છું અને તેના લીધે દૂરના નંબરના ચશ્મા હોવા છતાં ચશ્મા વિના દૂરનું સારું જોઈ શકું છું। હમણાંથી આંખોની સાથે સાથે નાકમાં પણ આંજવાનું ચાલુ કર્યું છે। ये भाई बलदेव भाई प्रजापति ने जो मुंह की लार है उसका प्रयोग वो अपनी आंखों में करते हैं और उनको दूर के नंबर थे तो वो ठीक हो गए हैं और अब दिख रहे हैं। तो ये आंखों के लिए तो लार अच्छी है, पाचन के लिए अच्छी है। हमारी जो जीभ है, कई बार क्या है, दो दांतों के बीच में जब चबाते हैं तो बीच में आ जाती है और कट जाती है दो दांत के बीच में जब चबाने के टाइम। तो आप सबको पता हो और सबको इसका अनुभव होगा ही, नहीं होगा ऐसा नहीं है, सबको इसका अनुभव है ही। तो ये लार जो है वो हमारी जीभ जब कट जाती है तो दूसरे दिन ही उसको ठीक कर लेती है। तो लार जो है वो एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगस, एंटी वायरस जो भी आप बोलो वो सारी जगह काम में आती है, वो बात सही है। जब मुंह में काम में आ सकती है तो वही लार नाक के अंदर भी एंटी फंगस के लिए काम आ सकती है। तो फंगल इन्फेक्शन को बचाने के लिए वो काम आ सकती है, नहीं आ सकता ऐसा नहीं है। लेकिन आप कहाँ तक लगाओगे उसको, कैसे लगाओगे, ये बड़ा सवाल है। अंदर जानी चाहिए तो आपको या तो फिर लार इकट्ठा करनी पड़े, फिर उसको ऐसे ड्रॉप से आप डालो अंदर तो अंदर जा सकती है। लेकिन हमारा जो यहाँ का जो रास्ता है जो श्वास जाने का, आप आंखों में डालोगे तो आंख की जो एरिया है वो इतना छोटा है, जिसके अंदर आपने एक ड्रॉप डाल दिया है तो वो अंदर ऐसे ऐसे आंख को गार्ड बंद करोगे तो वो कवर हो जाएगा।
लेकिन हम जहाँ से श्वास लेते हैं वो अंदर जाता है, तो ये जो जगह है ये, इसके अंदर पीछे वायु कोतर होते हैं, काफी बड़ी जगह होती है। आप हम साइड से देखोगे ना, तो अंदर की साइड, यहाँ से लेके कान तक का जो अंदर का जो हिस्सा है वो पूरा खुला होता है। और इसके अंदर अनइवन जगह होती है, सरफेस अनइवन होती है। जैसे आप नदी किनारे जाते हो, तो नदी और जो जमीन के बीच जो किनारा जो होता है वो गड्ढे वाला होता है, ऊंचा होता है, खड्डा होता है। हाँ, कोई शेप इवन नहीं होता है। आप सबने देखा होगा ऐसी, જેને ગુજરાતીમાં નદી કિનારાના ઓઘા કે ગુજરાતીમાં कोतर के એને, तो ये वायु कोतर, वायु कोतर यहाँ अंदर होते हैं। तो ये वायु जाने का जो रास्ता है हवा का, उसके अंदर ऐसी अनइवन जगह होती है। जैसे पहाड़ियों के बीच में ऊंचा नीचा होता है ना, ऐसी जगह वाली जगह होती है। तो ये ऐसा इसीलिए भगवान ने बनाया है कि आप यहाँ से जो श्वास लेते हो वो अंदर जाके घूमती है। हाँ, अंदर गोल गोल अनइवन शेप में, अनइवन डायरेक्शन में वो घूमती है। तो इससे क्या होता है कि हवा अंदर जाएगी, उसका हर से हवा का एक एक कण कहीं न कहीं आपके वायु कोतरों के अंदर वो टच होगा। और वायु कोतर के साथ क्या होता है, वहां का जो हिस्सा होता है वो चिकना होता है। वहां की जो सरफेस होती है उसके ऊपर चिकास रहती है। तो जैसी हवा हम लेते हैं, उसके अंदर जहां जहां वो अंदर घूमती है, तो हवा के साथ जो डस्ट जाती है, वो डस्ट वो चिकास वाली सरफेस के हिसाब से वहां चिपक जाती है। तो वहां से चिपक जाने से डस्ट हमारे फेफड़ों में नहीं जाती है, हमारे श्वास के अंदर नहीं जाती है। अब ये डस्ट जाती है, इसके साथ वायरस भी होते हैं, बैक्टीरिया भी होते हैं, फंगस भी होती है। तो हर प्रकार की नुकसान करने वाले जो भी पदार्थ जाते हैं, जीव जीव जंतु जाते हैं, वो अंदर चिपक जाते हैं, फिर प्योर होके चली जाती है। तो आप ये ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि भी नुकसान करेगा। मुंह की लार मुंह में भी फायदा करती है, आंखों में भी करती है, नाक के अंदर भी करेगी, नहीं करेगी ऐसा नहीं है। ठीक है। और इसकी सफाई के लिए योग शास्त्र ने नीति दी हुई है, जल नीति। सूत्र नीति भी आती है, जल नीति भी आती है। जल नीति में क्या होता है, एक छोटा सा पोट होता है, जल पोट, जल नीति का पोट होता है। उसके अंदर थोड़ा वार्म वाटर और थोड़ा सा सेंधा नमक अंदर डाला जाता है, और उसको यहाँ से पानी को अंदर डाला जाता है, अंदर जाके फिर दूसरी बाजू से बाहर निकलता है, ऐसे करके डाले जाता है। तो ये जो वायु कोतर होते हैं, वहां ये जो वार्म वाटर और मीठा वाला जो पानी है, वो क्या करता है, मीठा का काम है सफाई करने का, चिकास जो होती है उसको तोड़ने का। तो जब हमारे वायु कोतर के अंदर ज्यादा कप इकट्ठा हो जाता है, तब उसको तोड़ तोड़ के बाहर निकालने का काम ये जल नीति से करते हैं। हाँ, नीति में सूत्र नीति भी आती है। हाँ, तो यहाँ सूत्र में क्या होता है, डोरी को यहाँ से अंदर डाला जाता है, या तो रबर की कैथेटर आती है, उसको अंदर डाला जाता है, फिर मुंह में आती है और मुंह में से बाहर निकालने की होती है। फिर ऐसे करके दोनों नाक में से डाल के वो अंदर का रास्ता जो है होता है, उसके ऊपर जो चिकास है वो डोरी के साथ चिपक के साथ बाहर निकाल देते हैं। तो ये सफाई के लिए अच्छी प्रैक्टिस है। सब जो लोग योग वाले होते हैं वो तो ये सारी प्रक्रिया करते ही है सफाई के। लेकिन जो आम पब्लिक है वो जल नीति नहीं कर सकती है, सूत्र नीति नहीं कर सकती है, तो उनके लिए ये मुंह की लार तो काम में आएगी ही। साथ में आप नींबू का 2 ड्रॉप्स ले लो, इसमें थोड़ा पानी दे दो, एक चम्मच ले लो, एक चम्मच पानी ले लो, इसके अंदर 1 2 3 ड्रॉप नींबू डाल दो, तो वो भी आपके अंदर की सफाई करेगा, वो भी फंगस से बचाएगा। हाँ, आप सबसे बढ़िया है सूंठ, जो अदरक होती है ना उसको सुखा देते हैं, तब उसका पाउडर जो बनता है उसको सूंठ बोलते हैं। तो सूंठ को चुटकी भर लेना है, जैसे हम छिकनी, हाँ, छिकनी कई लोग तंबाकू की छिकनी खींचते हैं, तो ऐसे करके सिर्फ आपको यहाँ रुकना है, ऐसे खींचोगे तो अंदर वो सूंठ चली जाएगी हवा के साथ, और पार्टिकल होता है, पाउडर फॉर्म होता है, तो अंदर वायु कोतर के अंदर और सब जगह से गले तक आ जाएगी और फेफड़े तक चली जाएगी। तो सबसे उत्तम तरीका जो है
वो है सूंठ। सूंठ तो वो वायु कोतर में भी जाएगी, अंदर गले तक जाएगी, और गले के साथ साथ श्वास नली के साथ आपके फेफड़ों तक चली जाएगी। और सूंठ का इतना नुकसान नहीं है। हाँ, गर्म है, आपको जलन करेगी, थोड़ी देर जलाएगी, छींके भी आ जाएगी तुरंत, ठीक है। लेकिन ये फंगस से बचने के एक काफी अलग अलग रास्ते हैं। हाँ, कई लोग घी भी डालते हैं अंदर, नश्य करते हैं। आयुर्वेद वाले नश्य की बातें बताते हैं कि भाई गाय का घी अंदर डाल दो तो अंदर चिपक जाएगा। हाँ, कई लोग नारियल का तेल डालते हैं, तो वो भी आप डाल सकते हो। तो ये सारी जो है प्रोसेस हमारे आयुर्वेद में, नेचुरोपैथी में, योग शास्त्र में जो जो बातें बताई है वो प्रिवेंशन के लिए है, प्रिवेंशन के लिए। लेकिन सबसे बढ़िया क्या है कि हम जब भी श्वास लेते हैं तो हवा में फंगस भी जा रहा है, वायरस भी जा रहे हैं, बैक्टीरिया भी जा रहे हैं। लेकिन वो अंदर जाते हैं तो वो बैक्टीरिया, फंगस, उसका ग्रोथ बढ़े नहीं, उसको मारने की ताकत सामने हमारे शरीर के अंदर की साइड में इम्यूनिटी ज्यादा होनी चाहिए। ये बाहर वाले अंदर घुस तभी पाएंगे जब अंदर वाले वीक हो गए। अंदर वाले स्ट्रांग रखो, बाहर वाले को अंदर घुसने का नौबत ही नहीं देंगे, चांस ही नहीं देंगे। हमारी चमड़ी है तो चमड़ी के ऊपर आप यहाँ चेक करो, माइक्रोस्कोप से देखोगे ना, तो ये 1 स्क्वायर 1 सेंटीमीटर के इलाके में लाखों करोड़ों आपको बैक्टीरिया मिल जाएंगे, वायरस यहाँ से ही भी मिल जाएंगे। लेकिन वो अंदर जाने का प्रयत्न कर रहे, अंदर जाने का प्रयत्न कर रहे, लेकिन अंदर के सामने हमारी जो सिस्टम है, व्हाइट ब्लड सेल है और जो भी हमारा सुरक्षा दल है, वो सामने उसको अंदर आने से रोक रहा है। ये बहुत जरूरी है। इम्यूनिटी अंदर से स्ट्रांग रहनी चाहिए, बाहर से तो सारी दुश्मन खड़े ही है। आप आंखों के अंदर भी घुस रहे हैं, नाक से घुस रहे हैं, चमड़ी से घुसने की तैयारी कर रहे हैं। आप पानी पी रहे हो तो इसके अंदर जा रहा है, खुराक खा रहे हो तो इसके अंदर जा रहा है, आपके कान खुले हैं तो यहाँ से भी जा रहे हैं। हाँ, द्वार तो काफी है अंदर जाने के, लेकिन अंदर जाने के बाद सामने हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है, जो हमारा सुरक्षा दल है, वो स्ट्रांग रहना चाहिए। उसको स्ट्रांग रखने के लिए आपको आपका बॉडी का पीएच वैल्यू अल्कलाइन रखना जरूरी है। हाँ, रॉ फूड ज्यादा खाना चाहिए, हरी पत्ती ज्यादा खाना चाहिए, जो आपका नया खून अच्छा बनाएगा, आपका खून के पार्टिकल जो जो है वो अच्छे बनेंगे, और सामने मेंटेनेंस अच्छा कर पाएंगे। तो शरीर के सिस्टम में काम करने अच्छी लगनी चाहिए। तो बाहर से सब प्रोटेक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको अंदर कफ होगा ही नहीं तो आपको जल नीति करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सूत्र नीति करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ड्रॉप्स डालने की क्या जरूरत पड़ेगी। अंदर से स्ट्रांग है तो ये सब करना जरूरी पड़ेगी ही नहीं। हाँ? तो हमको प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये बात याद रखनी है। क्या आपको बाद में समस्या खड़ी हो जाए, फिर उसकी दवाई लेनी पड़े, उसकी ट्रीटमेंट करनी पड़े, इससे अच्छा है कि बीमार ही मत पड़ो। ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए आप करो, सही है, अच्छा ही है, लेकिन उसके भरोसे मत रहो। हाँ, कई लोग ऐसा बोलते हैं कि मैं तो ये कर रहा हूँ, ड्रॉप्स डाल रहा हूँ, मैं तुलसी ड्रॉप पी रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ते कर रहा हूँ, काढ़े पी रहा हूँ, हाँ मेरे इम्यूनिटी स्ट्रांग है। लेकिन वो खान पीन में ध्यान नहीं रखेंगे तो कितना भी कावा पिया होगा, कितने भी गरम मसाले के उबाले या तो सूप बना के पिए होगे, लेकिन शरीर अंदर से स्ट्रांग नहीं होगा। वो कसरत नहीं करते होगे, मेहनत नहीं करते होगे, खाया हुआ पचा नहीं पाते हैं, हाँ पूरा दिन आराम की जिंदगी में जीते हैं, वो लोग ये सारे सिस्टम करेंगे तो भी कोई मतलब का रहेगा नहीं, बीमारी उसको पकड़ लेगी, वो पक्की बात है। ठीक है, तो बलदेव भाई ने ये एक नया मुद्दा दिया था, क्योंकि मुंह की लार कभी कोई नाक में लगाता हो, ऐसी बातें पहली बार उन्होंने बताई है। और गलत नहीं है, अच्छा है, कोई नुकसान कुछ नहीं है, आप उसका प्रयोग कर सकते हो। अभी अभी ऑक्सीजन के ऊपर बहुत सारी बातें हमको मिल रही है, ऑक्सीजन ये करने से बढ़ रहा है, ये करने से हो रहा है, ये करने से हो रहा है।
अब लोग ये भी सोशल मीडिया में बोलने लगे हैं कि भाई आप पौधे लगाइए, पेड़ लगाइए। हाँ, ऑक्सीजन खुद ही कुदरत दे रही है, मुफ्त में दे रही है, तो ऑक्सीजन की बोतल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसे ऐसे आपको सोशल मीडिया में मैसेज बहुत आ रहे हैं। कई लोग मुझे पूछते भी है, साहब हमारे घर में ऐसे कौन से प्लांट रखे जिससे घर का अंदर का ऑक्सीजन लेवल बढ़ा हुआ रहे, और हमको कौन से पेड़ लगाने चाहिए हमारे घर के आसपास, ऐसे भी पूछने वाले हमको मिल जाते हैं। तो यहाँ आपको मैं बताना चाहूंगा कि हर पौधा, हर वनस्पति, चाहे तालाब में होने वाली लील हो या छोटा सा पेड़ हो, छोड़ हो, बेल हो या घास हो, हर हरी रंग की वनस्पति, उसमें रहा क्लोरोफिल, हाँ, वो हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, खुराक बनाता है और हवा में वापिस ऑक्सीजन निकालता है। हर ग्रीन कलर वाला पत्ता यही काम करता है सन लाइट के साथ में। जब सूर्य सूर्य प्रकाश उसके ऊपर पड़ता है तो ये क्लोरोफिल, हाँ, ऑक्सीजन को पैदा करता रहता है। लेकिन हमारे शास्त्रों ने कई बातें ऐसी बताई है जो ज्यादा ऑक्सीजन बढ़ाने का काम करते हैं। तो हमारे देश के खुद के, हाँ, जो पेड़ है, हाँ, जिसके बारे में हमको बताया गया है, तो ये है, इसमें सबसे पहला है पीपल। पीपल की पूजा की जाती है, मंदिरों में होते हैं, जनरली मंदिर जहां भी होते हैं पीपल के झाड़ होते हैं। तो मंदिर के पास पीपल के झाड़ जो होते हैं वो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पैदा करने वाले पौधे हैं। हाँ, मैंने देखा है कि हमारे जो देश की जो पुरातन पौधे थे, पुरातन पेड़ थे, जो सांस्कृतिक लेवल पे उसको स्वीकृत किया गया है, हाँ, हमारे धर्म शास्त्रों ने उसको स्वीकृत किया है, उसको बढ़ाने के लिए सरकारें कोई प्रयत्न नहीं करती है। सरकार जो भी करती है, विदेशी प्लांट लाती है और हमारे देश में जहां जहां लगाना है वहां लगाती है। सरकार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी ऐसे ही विदेशी ला के, हाँ, जिसमें मेहनत कम करनी पड़े ऐसे ही पौधे ला के उसको लगा देते हैं और पैसा ज्यादा खर्च करते हैं। लेकिन हमारे देश की विरासत जो है उसके लिए मैंने कहीं नहीं देखा है कि कोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने पीपल के पेड़ ज्यादा प्लांट किए हुए नहीं मिलेंगे आपको। विदेशी ला के लगाते हैं, क्यों? उसमें खर्चा भी दिखा सकते हो, पैसा भी निकाल सकते हो, हाँ, और जो भी गड़बड़ी करनी हो कर सकते हो। हाँ, देसी में कुछ कर नहीं सकते। तो पहला पीपल का पेड़ है। दूसरा है बरगद, यानी कि वड, गुजराती में ने वड कहवाय, वडनी वडवाइयो जो आवे ने वड, तो ये वड है। तीसरा है नीम, जहां सूखा इलाका है, जहां बारिश कम होती है, वहां नीम का पेड़ सबसे अच्छा ग्रोथ होता है। और वो सबसे ज्यादा, आप नीम के पेड़ के नीचे सो न, तो भरपूर गर्मी के बीच में भी नीम के पेड़ के नीचे आपको एकदम ठंडक मिलेगी। तो नीम का पेड़ भी इतना ही बढ़िया है, अशोक का पेड़ भी इतना बढ़िया है, अर्जुन का भी इतना बढ़िया है, जामुन भी इतना है। और साउथ इंडिया में एक रबर का पेड़ आता है, वो भी ऑक्सीजन ज्यादा हवा में फेंकने वाले पेड़ों में नंबर आता है। लेकिन सबसे ज्यादा हमारे घर की आंगन की तुलसी जो है, वो भले छोटा है, प्लांट छोटा है जो घर में हम रख सकते हैं, तो तुलसी को भूलना नहीं है। तुलसी वो ऑक्सीजन भी देती है, साथ साथ में एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी रखती है। इसीलिए उसको पूजा करने के लिए हमारे शास्त्रों ने पूजा के पात्र उसको बताया है। तो वो बहुत काम की और घर में रखने वाली प्लांट है तुलसी, है। तुलसी में भी अलग अलग आती है, इलाके के हिसाब से आप कोई भी तुलसी घर पे रख सकते हो। और खास तो मैं ये बोलूंगा कि अपने जीवन में जितनी उम्र हुई है, कम से कम इतने पेड़ आपके हाथ हो, आपने जहां भी मौका मिल गया वहां इतने पेड़ आपको लगाने चाहिए। हाँ, आप निमित्त बनने चाहिए किसी भी तरह। तो ये मत भूलना, अभी तक आपकी जिंदगी में आपने पेड़ नहीं लगाए हैं, तो आपके पास जो भी गांव में जमीन है वहां जाइए, वहां बॉर्डर पे भी इस बारिश में जाइए और वहां जाके लगवा दीजिए। और जो लोग आपकी जमीन को संभालते हैं उसको बोल देना
कि ये पेड़ को कुछ नहीं होना चाहिए, जमीन में से तू किराया दे या नहीं देगा तो चलेगा, लेकिन मेरे पेड़ जो है वो बड़े हो जाने चाहिए। तो आपकी जितनी उम्र है, कम से कम इतने पेड़ आपके हाथों लग जाने चाहिए। हाँ? आप 100 साल जीने वाले हो तो कम से कम 100 पेड़ आपके हाथों बड़े हो जाने चाहिए। आपके वो इसमें बड़े करने में आपका निमित्त हो जाना चाहिए। आप खुद जाके पानी नहीं दे सकते हैं, लेकिन आप किसी के पास तो करवा सकते हो कि भी ले पैसा ले ले, ये कर ले, अरेंजमेंट करवा लो। आपके नाम से, आपके हाथों से, आपकी निमित्त से इतने पेड़ हो जाने चाहिए, जितनी उम्र है इतनी। और दुनिया के देश के सारे लोग ये नियम का पालन कर लेंगे कि भी जितनी अपनी उम्र है इतने पेड़ अपने लगा देंगे, तो मैं बोलता हूँ कि हमारा देश जो है वो हरा भरा हो जाएगा और ऑक्सीजन की कहीं कमी ही नहीं आएगी, कहीं कमी नहीं आएगी। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। मैं खुश नसीब हूँ कि मेरी उम्र अभी 55 के आसपास है, लेकिन मेरे हाथ है कम से कम 3000 4000 से ज्यादा पेड़ पौधे लग चुके हैं। मैं जहां जहां काम करता था वहां मैं पेड़ों को लगवाने के लिए पहले प्रयत्न करता था। मैं कंस्ट्रक्शन साइट पे जब लगाता था तो एक बार तो ऐसा मेरा एक्सपीरियंस रहा कि मैं वहाँ नजदीक की जो फॉरेस्ट की नर्सरी थी वहां मैं गया पेड़ पौधे लेने के लिए। करीब 2 3 हजार 3 हजार प्लांट्स में उस टाइम लाया था। तो वहाँ का जो फॉरेस्ट ऑफिसर था उन्होंने मुझे ऐसा बोला था, साहब मेरी लाइफ में आप ऐसे पहले बिल्डर या इंजीनियर हो जो अपनी साइट पे इतने ज्यादा पौधे ले जा रहे हैं प्लांटिंग करने के लिए। आज तक हमने कोई ऐसा बिल्डर नहीं देखा था जो, या कोई इंजीनियर जिन्होंने ये काम किया हो। उस टाइम मुझे पता नहीं था कि भाई हम जैसा सोचते हैं वो दुनिया में सोच वाले कितने हैं या नहीं है। लेकिन उनकी बात सुन के मुझे ऐसा लगा कि ये इनका एक्सपीरियंस भी ऐसा बता रहा है कि लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं। तो 20 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ। तो ये लोग, आप अच्छा करोगे ना तो कुछ न कुछ बोलेंगे। राजकोट के प्रवीण भाई बुआ जो रिटायर्ड इंजीनियर है, वो भी उमिया माता संस्था के साथ, उनके साथ दूसरे लोग जुड़ के वो हर साल पौधे लगाते हैं, उसके लिए टैंकर की व्यवस्था करते हैं और सब कुछ करते हैं। तो पिछली साल हमारी जो लॉकडाउन के जो वीडियो चलते थे उसमें उन लोगों का एक अनुभव भी आ चुका है। तो आप अपने मन से एक प्रतिज्ञा लीजिए कि कम से कम आपकी जीवन में आप, आपकी जितने साल हुई है उम्र, इससे ज्यादा पेड़ आप लगा दोगे और लगवा दोगे किसी के हाथों से। ठीक है, और कम से कम 100 तो कर लीजिए, क्योंकि 100 साल जियो तो उसका बैलेंस कम नहीं पड़ना चाहिए। ऊपर जाओ तो भगवान को बोल सको कि मैं जितना ऑक्सीजन लिया है पूरी जिंदगी में, इतना ऑक्सीजन वापिस लोगों को मिलता रहे, इसकी अरेंजमेंट करके आया हूँ। ये तो बाहर के पेड़ों की बात हो गई जो बड़े बड़े हो जाते हैं, अपने मकान से बड़े हो जाते हैं। लेकिन छोटे छोटे प्लांट्स जो हमारे घर में रख सकते हैं और घर का एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन से भरा कर ले सकते हैं, ऐसे कौन से प्लांट है? तो ये थोड़े विलायती है, विदेशी है, लेकिन ये भी आपको नर्सरी में मिल जाएंगे। एक का ये पहला है स्पाइडर प्लांट, दूसरा है मनी प्लांट। हर घर के अंदर मनी प्लांट होता है, पैसा आएगा। मनी प्लांट से पैसा नहीं आएगा, मनी प्लांट ऑक्सीजन लेवल बढ़ाएगा। तो वो ऑक्सीजन लेवल से आपके शरीर में स्फूर्ति रहेगी, ऊर्जावान रहोगे, और आप ऊर्जावान रहोगे तो ज्यादा पैसा कमा पाओगे। तो अल्टीमेट मनी प्लांट आपको ज्यादा पैसा कमाने की ताकत दे देता है। ठीक है, मनी प्लांट से पैसा नहीं आता है, लेकिन वो आपको पैसा ज्यादा कमा देता है। तो ये मनी प्लांट तो हर घर में होता ही है, उसको थोड़ा बड़ा बनाइए। फिर ये लिली प्रकार की एक आती है प्लांट, तो ये भी होता है। ये चाइनीज एवरग्रीन होता है, ये भी है। फिर ये एलोवेरा है, वो भी ऑक्सीजन ज्यादा लेगा। और सबसे ज्यादा है एरिका पाम। हाँ, ये सबसे बड़ा जो दिख रहा है ना, एरिका पाम, वो बहुत ऑक्सीजन लेवल बढ़ाता है। उसमें छोटी छोटी डंडियां निकलती है और पत्तियां लंबी लंबी निकलती है, एरिका पाम। और ये स्नेक प्लांट जो सांप के जैसी उसकी जो पत्तियों के ऊपर ऐसी ऐसी लीटे होती है, आड़ी लीटी हो जाती है, ओरिजेंटल। ये स्नेक प्लांट जो है वो भी आपके घर के अंदर
ऑक्सीजन लेवल बढ़ा सकता है। लेकिन बड़े पौधे जितना ऑक्सीजन देंगे, ये छोटे छोटे इतना नहीं दे पाएंगे। लेकिन आपको मैं एक ये भी बात बताऊंगा कि ऑक्सीजन हमारे शरीर में 65% से ज्यादा पानी होता है। तो पानी का जब इलेक्ट्रोलिसिस होता है, केमिकल प्रोसेस होता है इलेक्ट्रिक के साथ, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस जब होती है, तो इसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग निकल जाते हैं। तो ऑक्सीजन, हमारा शरीर ऑक्सीजन का भंडार भरा पड़ा है, पानी का भंडार भरा पड़ा है। तो पानी में से इलेक्ट्रो प्रोसेस हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोसेसिंग हो जाने से उसमें से हाइड्रोजन भी निकल जाता है, ऑक्सीजन भी निकल जाता है। तो हमारा जो अंदर का शरीर का जो है, उसमें भी ऑक्सीजन तो भरा पड़ा है। आपकी फेफड़ों की कैपेसिटी ऑक्सीजन ज्यादा लेने की होनी चाहिए, ये बहुत काम की है। इसीलिए आप प्राणायाम करते रहिए। आप आपका शरीर जो है पंचकोशीय है, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और कारणमय। ये पंचकोशीय शरीर है। इसमें आप प्राणायाम के साथ खुराक अच्छा रखिए, आपका बॉडी अच्छी रखिए, सिस्टम अच्छी रखिए, और आपको जहां भी मौका मिले आप हरी भरी धरती, पौधे लगाने का मौका मिल जाए तो पौधा लगवा दीजिए। और अगले समय में, ये 2-4 साल के बाद, ये कोरोना अभी ऐसे जाने वाला नहीं है, तो आपको छोटे छोटे मिनी प्लांट, ऑक्सीजन जनरेटर, ऑक्सीजन जनरेटर छोटे छोटे, कि भी हवा, पानी में से ऑक्सीजन बाहर निकाल दे। अभी जो अभी जो हॉस्पिटल में जो आ रहे हैं ना, वो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर आ रहे हैं, कि भाई हवा में 80% नाइट्रोजन है, 20% ऑक्सीजन है। तो 20% ऑक्सीजन लेता है, उसमें से ऑक्सीजन एक अलग निकालता है, नाइट्रोजन को बाहर निकाल देता है। तो ऑक्सीजन का वॉल्यूम ज्यादा करके, वो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेट करके आपको पेशेंट के लिए देते हैं। ऐसे मशीन अवेलेबल है, ऐसे मशीन अवेलेबल है कॉन्सेंट्रेटर। लेकिन वो कॉन्सेंट्रेटर का मशीन जो होता है थोड़ा कॉस्टली होता है, कॉस्टली होता है। तो पानी में से भी आप ऑक्सीजन निकाल दो, हाँ, इलेक्ट्रिसिटी का कंज्यूम करके, ऐसे छोटे छोटे मशीन भी बाजार में मिलना चालू हो जाएंगे। हाँ, और जरूरी है, क्योंकि अभी क्या होता है, ये कोरोना काल में सबने पता है, अभी लोग बोल रहे हैं एसी में मत सो जाइए, एसी रूम में मत सोइए। क्यों ऐसा बोला जाता है कि आप जब एसी चलाते हो तो आपके खिड़की, बारी, दरवाजा सब बंद कर लेते हो। अब एसी का एक यूनिट अंदर है, इंडोर यूनिट, और आउटसाइड दूसरा आउटडोर यूनिट होता है। तो आउटडोर साइड का यूनिट जो है वो ठंडी हवा अंदर आता है, हमारी अंदर की रूम की हवा को ठंडी करती है और फिर वो वापस चली जाती है। अंदर की हवा अंदर रहती है रूम की, बाहर की वाली हवा बाहर रहती है, लेकिन अंदर वाली को ठंडा किया जाता है। लेकिन अंदर की जो हवा है उसमें फ्रेश एयर कहीं से नहीं आती है। अब आप रूम के अंदर चारों साइड बंद करके बैठे हो, एसी चला के सोए हो। अब दो व्यक्ति पूरी रात 10 बाय 10 की रूम में सो जाएंगे, तो बाहर से कोई नई हवा नहीं आती है, ठंडी होती है लेकिन नई हवा नहीं आती है। तो आप पूरी रात एक ही रूम में सोओगे, तो रूम का जो ऑक्सीजन है वो रात भर में खत्म हो जाता है, फिर आपके शरीर में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। इसीलिए एसी में सोने से मना किया जाता है। लेकिन आपकी जो खिड़कियां है, बाहरी दरवाजा है, उसमें थोड़ा गैप रखो, तो बाहर की हवा अंदर आ सके थोड़ी थोड़ी। ऐसी थोड़ी गैप वाली रूम होगी, तो इसमें ये ऑक्सीजन लेवल घटने की समस्याएं नहीं आती है। सामने थोड़ा लाइट बिल ज्यादा आएगा, लेकिन आपको लेवल कम नहीं होगा। या तो फिर ऐसे छोटे प्लांट आ जाएंगे जो ऑक्सीजन लेवल बढ़ा के दे। ये ओजोनाइजर मशीन आते हैं, आपकी जो सब्जी है, फल है, उसको पेस्टिसाइड या जंतु मुक्त करने के लिए ओजोनाइजर मशीन जैसे आते हैं, इसी प्रकार के ऑक्सीजन पैदा करने वाले, पानी में से पैदा कर ले ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन बाहर निकल जाए, ऑक्सीजन आपको काम में ले ले, ऐसे भविष्य में आ जाएंगे। ठीक है, तो ऑक्सीजन के बारे में अब लोग बहुत अलर्ट हो चुके हैं। और कई लोग तो हर घंटे चेक करते रहते हैं, मेरा ऑक्सीजन लेवल तो घटा नहीं है। हाँ, ये मानसिक रोग में, बीमारी में मत आइए। हाँ,
आज की उपयोगी प्रोडक्ट है अल्फा अल्फा यानी कि रजका। हरी पत्ती का महत्व मैं सबसे ज्यादा देता हूँ योगाहार में। और शायद नेचुरोपैथी या रॉ डाइट सिस्टम वाले जितने भी लोग हैं, वो सारे मैं ही एक अकेला ऐसा हूँ, मैं हरी पत्तियों पे ज्यादा वजन रखता हूँ। क्यों? क्योंकि हरी पत्ती के अंदर जितना न्यूट्रिशन है इतना शायद दूसरे कोई खुराक में नहीं है। हरी पत्तियों में जितना क्लोरोफिल है इतना शायद दूसरे कोई खुराक में नहीं मिलेगा। तो क्लोरोफिल हमारे शरीर के लिए बहुत काम की है, वो हमारा नया खून बनाता है, हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट होता है। और हरी पत्तियों में हुआ न्यूट्रिशन, जितना न्यूट्रिशन पत्तियों में से मिलेगा इतना शायद कहीं नहीं मिलेगा। तो शरीर को मेंटेन करने के लिए, ठीक रखने के लिए न्यूट्रिशन और हीमोग्लोबिन नेचुरल, वो दोनों की आवश्यकता है। तो सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन और सबसे ज्यादा क्लोरोफिल कोई दे सकता है तो वो है अल्फा अल्फा, जिसको गुजराती भाषा में रजका बोलते हैं, हाँ, गदब भी बोलते हैं। हमारे गाय भैंस गेटे बकरे के चारे के लिए वो प्रयोग किया जाता है। अब देखो तो ये मेथी पत्ता जैसा ही है, उसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन उसके जो फूल होते हैं, मेथी का जो फूल होता है व्हाइट रंग का होता है, और ये रचके का जो होता है जिसको अंग्रेजी में अल्फा अल्फा बोलते हैं, उसका फूल का रंग ये वायोलेट रंग का है। बस इतना फर्क है। बाकी पत्तियों में, हाँ, पहले नंबर पे सबसे ज्यादा क्लोरोफिल और सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन कोई देने वाला प्लांट है छोटा सा, तो वो है अल्फा अल्फा, जिसको रजका बोलते हैं। ठीक है। तो ये रजके का पान का पाउडर हमारे पास अवेलेबल है। आप कोई भी प्रकार का जूस बनाओ, कोई भी प्रकार की रेसिपी बना रहे हो, इसके अंदर ये हरी पत्ती आप डाल सकते हो। बच्चों के लिए जो भोजन बनाया है, हाँ, दाल चावल बनाया है, तो दाल तैयार होने के बाद भी आप इसके अंदर रजका का पाउडर डाल सकते हो। आपको रोटी बनानी है, हाँ, परोठे बनाने हैं, तो इसके अंदर भी ये पाउडर डाल सकते हो। कोई भी जूसी बनाया है, जूस बनाया है या स्मूदी बनाया है या कुछ भी बनाया है, हाँ, तो सब चीज के अंदर आप इसका प्रयोग कर सकते हो। तो न्यूट्रिशन और क्लोरोफिल के लिए आपको इससे अच्छा पौधा कहीं नहीं मिलेगा। तो ये हमारे पास से आप मंगवा सकते हो। हाँ, जो लोग कोरोना में से बाहर आए हैं, उनको जल्दी उसको रिकवरी चाहिए, तो हमने कोरोना किट में ग्रीन जूस दिया है। ग्रीन जूस में पालक, पुदीना, धनिया, मीठा नीम और खट्टे मीठे तीखे स्वाद के साथ रेडी टू यूज है। लेकिन ये रजका का जो पाउडर होता है, इसमें कोई टेस्ट हमने ऐड नहीं किए, वो नेचुरल प्योर होता है। तो ये अलग से आप लोगे तो आपको, जो कोरोना में से बाहर आए हुए लोग हैं और जो कोरोना में फंसे नहीं है, उनके शरीर की सिस्टम को भी अच्छी तरह और जल्दी ठीक करने में बहुत सहाय करेगा ये रजके का पाउडर, जिसको अल्फा अल्फा का पाउडर बोलते हैं। आप गूगल में सर्च करोगे ना, तो डेवलप्ड हुई कंट्रियों में, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जहां सब जगह, कनाडा, सब जगह आपको ग्रीन पत्तियों में सबसे महंगा कोई पाउडर मिलेगा ना, तो वो है अल्फा अल्फा का, सबसे महंगा। हाँ, इसके अलावा दूसरी कोई पत्तियों का पाउडर इतना महंगा आपको नहीं मिलेगा। हाँ, सबसे महंगा और सबसे कीमती चीज है ये अल्फा अल्फा। ठीक है। तो आप हमारे पास से मंगवा सकते हो, मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करोगे तो उसके लिए ऑर्डर करने की लिंक आपको मिल जाएगी। काम की बातों में, योगा करने वाले और वोडका पीने वाले का पोज तो एक ही रहता है, लेकिन दोनों की पोजीशन और परिस्थिति में काफी अलग होता है। तो ये चित्र इकट्ठा करने वालों ने योगा और वोडका दोनों का प्रास इकट्ठा करके एक कार्टून जैसा बना दिया है। तो आप योगा में ध्यान दीजिए, वोडका में कम ध्यान दीजिए। दूसरा एक बात आई है कि भाई पान खावाथी प्रेम વધે। हाँ, बनारसी पान की बात है। पान खावाथी प्रेम વધે, मावो खावाथी मान વધે, दारू पीवाथी दोस्ती વધે। देखो, आप दारू पीने वाले को दोस्त सब जगह मिल जाएंगे और कहीं से भी ढूंढ लेंगे वो लोग। हाँ, मावा खाने वाले भी आपको मिल जाएंगे, तमाकू खाने वाले को भी दोस्तार मिल जाएंगे। तमाकू खावाथी तंदुरस्ती વધે, बीड़ी पीवाथी बળ વધે અને ગુટકા ખાવાથી ગુણગાન વધે અને આ બધું ખાવાથી બાપાનું કાંઈ ના વધે। આ गुजराती में बात बताई है कि भाई आप, हाँ, मावा खाओगे, दारू पियोगे, तम्बाकू खाओगे, बीड़ी पियोगे, गुटखा खाओगे, तो हाँ, खाने में तो मजा आती है, मित्रों में आपकी वाह वाह हो जाती है, लेकिन ये सब खाओगे तो आपका बाप का कुछ बचने वाला नहीं है।
अरे बाप का छोड़ो, आपका खुद का कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा कॉमिक के साथ, कॉमेडी के साथ ये अच्छा मैसेज दिया है। कोरोना किट हमने लॉन्च की है, जिसमें जो कोरोना में फंसे हैं या जिसके फैमिली में कोई मेंबर हो चुका था, तो उनको रिकवरी फास्ट आ जाए, इसके लिए सारी, और दोबारा कोरोना में नहीं फंसे, इसके लिए ये पूरी किट है। इसमें एनिमा है, एनिमा 3 टाइप का है, इसमें से कोई भी चॉइस कर सकते हो। मल शुद्धि पाउडर है जो आपकी पेट साफ रखता है। हरी पत्तियों का मिक्स पाउडर है जो रेडी टू यूज है। इम्यूनिटी बूस्टर है, तुलसी, हल्दी और अदरक का एक्सट्रैक्ट निकाला हुआ ड्रॉप है। फिंडला जो आपका नया हीमोग्लोबिन बनाता है। और पपीता का पान का लीफ, या तो उसके कैप्सूल या तो टैबलेट, दोनों में से कोई आप ले सकते हो। तो वो पूरा किट हम आपको हाँ, बिना कमाई नुकसान करके आपको दे रहे हैं। जिसको जरूरत है वो हमारे पास से मंगवा सकते हैं। तो आरोग्य का पंचामृत यही कहता है कि आप पकाया खुराक एसिडिक बार बार खाओगे, तीनों टाइम खाओगे तो बीमारी में फंसोगे, डॉक्टर होगे तो भी नहीं बचोगे। अल्कलाइन खुराक यानी कि कच्चा रॉ डाइट खाओगे तो इससे बीमारी नहीं आती है। और बीमारी आती है शरीर में कचरा इकट्ठा होने से, और कचरा निकालने का काम उपवास से अच्छा कोई नहीं कर पाएगा। तो उपवास से बीमारी जल्दी जाती है। और माल न्यूट्रिशन यानी कि पोषक तत्वों के अभाव से जो बीमारियां है, उसके लिए आपको योग्य खुराक खाना पड़ेगा। इसके लिए मैं हरी पत्तियों का आपको ज्यादा महत्व देता हूँ। और रोग से बचने के लिए, आपकी पेट की सफाई के लिए आप एनिमा लेते रहिए, या तो पेट साफ करने के लिए हमारी मर्द शुद्धि पाउडर है, उसका इस्तेमाल किया कीजिए। और जो बीमार है, या आपको ऐसा लगता है कि शरीर में कोई गड़बड़ी लग रही है, तो आप तुरंत डेयरी प्रोडक्ट्स बंद कर लीजिए। तो ये और खाने में चबा चबा के, कोई भी चीज खानी है तो उसको चबा के खाना है, और जरूरत से ज्यादा नहीं खाना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो योगाहार में शरीर सफाई और शरीर का खुराक और सावधानियां, इतनी बातें का ही हम जिक्र करते हैं। और इसका पूरा चार्ट है। आप कहाँ कचरा इकट्ठा होता है, शरीर को कैसा खुराक चाहिए, ये चित्र में बताया है। आप जो स्वाद खा रहे हो वो भी अपना काम करते हैं। तो ये सारी बातें समझनी है आपको, तो हमारे यूट्यूब चैनल पे चले जाइए। मेरे नंबर पे जो दिख रहा है उसके ऊपर व्हाट्सएप में हेलो हाई कीजिए, आपको लिंक मिल जाएगी। तो वहां आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा। योगाहार की ई बुक भी अवेलेबल है, उसका भी आप प्रयोग कर सकते हो। हमारी एक दूसरी यूट्यूब चैनल है, फूड विथ लाइफ योगाहार नाम की, उसको भी आप देखते रहिए। और ये छोटा सा मैसेज, आप कहीं भी कुछ प्रिंट करवाते हैं तो करवाइए। हाँ, कल दोबारा दूसरे प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक नमस्कार।